वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब एकदम मज़े में मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे या बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते बीच बीच में। तो चलिए, अफसोस तो ये है कि ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, प्रॉब्लम इसी बात की हो रही है। लेकिन कोई नहीं, अपनी अपने शो को तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा ना। तो मतलब पढ़ाई को उतनी कंटिन्यू तो रखना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई को बस एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके ही पढ़िए, यही एक ऑप्शन बचता है। और पेशेंस कहते हैं ना, पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत कम हो गया है लोगों में, पेशेंस रखिए। हाँ, मानते हैं कि पेशेंस भी कितने लेवल तक रखा जा सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा, सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज हम जो है टीजीटी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे फिर से अगेन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है, ये प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 4। ठीक है, 4 प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। ठीक है, पूरे 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। केवल पैसेज हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि पैसेज जो होता है टाइम टेकिंग होता है और इससे वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए पैसेज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी पूरे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे सारे, जो इम्पोर्टेंट आपको प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो 11 क्वेश्चन है इसीलिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन के पैसेज के थे। आई नो द मैन हु इज हेयर। आई नो द मैन हु इज हेयर में एडवर्ब क्लास है, एग्जेक्टिव क्लास है, नाउन क्लास है, नन ऑफ दीज है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि यहाँ है। आई नो द मैन हु इज हेयर, विच क्लास, कौन सी क्लास होगी इसमें? आई नो द मैन हु इज हेयर, इसमें है एग्जेक्टिव क्लास। में कौन सी एग्जेक्टिव क्लास? एग्जेक्टिव क्लास पूर्वता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता। आई नो द मैन हु इज हेयर, ये मैं जानता हूँ उस आदमी को जो यहाँ है, यानी यहाँ है, यहाँ है, यानी कि आई नो द मैनेजर हु वॉज हेयर लास्ट वीक। तो हु वॉज हेयर लास्ट वीक एक क्या है? एग्जेक्टिव। या इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, आई नो द मैनेजर, आई नो द मैनेजर हु वॉज हेयर लास्ट वीक, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें बताइए कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है। क्लॉज समझते हैं क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको बोलते हैं क्लॉज, वो बोलते हैं क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, और अच्छे से अगर डिफाइन करना हो उसको भी करेंगे। पहले अब आते हैं, अभी ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा था, आई नो द मैनेजर, आई नो द मैनेजर हु, आई नो द मैनेजर हु वॉज हेयर लास्ट वीक। ठीक है, ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो क्लॉज है, ये जो सेंटेंस का क्लॉज है, हु वॉज हेयर लास्ट वीक, ये यूज हुआ है मैनेजर के लिए। तो ये क्या है? मैनेजर एक नाउन है और उसकी ये सेंटेंस क्या बता रहा है? सेंटेंस ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जब नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एग्जेक्टिव क्लॉज में आता है। आई नो द मैन हु इज हेयर, तो यहाँ पर हु वॉज हेयर, हु इज हेयर है, यहाँ पर हु वॉज हेयर लास्ट वीक है। इन दोनों सेंटेंस में यही ए क्या है? एग्जेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ये क्या है? एग्जेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट आता है लेट अस रिजॉयस एज वी गो फॉरवर्ड, इसमें कौन सा क्लॉज होगा? लेट अस रिजॉयस, लेट अस रिजॉइस एज वी गो फॉरवर्ड, कौन सा क्लॉज होगा बताइए? इसमें होगा नाउन क्लॉज। क्यों क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है? जिसमें कोई क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज उन शब्दों से आरंभ होता है, जैसे नाउन क्लॉज किससे आरंभ होता है? दैट से, हाउ से,
what से और whenever से why से, ये सारे से अगर नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है, that, how, what, whenever, why से नाउन क्लॉज प्राय सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर सकते हैं। नाउन क्लॉज किसकी तरह कार्य कर सकते हैं? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकते हैं नाउन क्लॉज किसकी तरह कार्य कर सकते हैं? सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, प्रेडिकेट की तरह, नॉमिनेटिव केस की तरह कार्य कर सकते हैं। कौन? नाउन क्लॉज। ठीक है। और दैट, हाउ, व्हाट, व्हेनेवर से शुरू हो अगर तो नाउन क्लॉज होता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या है, लेट अस रिजॉइस एज वी गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन की तरह भी नाउन कार्य करता है ना, इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई नो द प्लेस विच यू मेंशन। आई नो द प्लेस विच यू आई नो द प्लेस विच यू कहा जा रहा, आई नो द प्लेस विच यू मेंशन, मैं जानता हूँ उस जगह को जिसको, आई नो द प्लेस विच यू मेंशन, जो मेंशन किया है आपने। तो अब बताना है एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव, नाउन क्लास। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है एडवर्ब क्लास होगा। क्यों? एडवर्ब क्लास शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, यानी इनका आरंभ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर, इफ, बिकॉज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, ऑल्दो से होता है, और इसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, इनका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वो एडवर्ब क्लॉज होता है। इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो एडवर्ब क्लॉज होता है। आई नो द प्लेस विच यू मेंशन, मैं जानता हूँ उस जगह को जो तुमने मेंशन किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अल्टरनेटिव पार्ट्स इसमें बताना है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। दैट क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू एवरी रॉक क्लाइंबर। दैट क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू एवरी रॉक क्लाइंबर। नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? भाई प्रोनाउन तो है नहीं और वर्ब है नहीं, बचता है नाउन। तो ग्रेट वर्ड बताना है, कौन सा अल्टरनेटिव है? नाउन तो लग नहीं रहा है नाउन, तो चैलेंज नाउन है, उसके पहले यूज है, मेरे हिसाब से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ही है। मिस्टर विल्स चैलेंज द मोशन फॉर अडजर्नमेंट। तो मिस्टर विल्स ने क्या किया है, मिस्टर विल्स ने चैलेंज किया है, तो मुझे तो ये वर्ब लग रहा है और ये वर्ब ही है। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस में, विली वॉज क्विक टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम, यानी टू पूछा है। विली वॉज क्विक टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो मेरे हिसाब से ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्लियरली दिखता है कि नहीं दिखता है, चलो थोड़ा सा लाइट्स बढ़ा लेते हैं, आप शायद दिखे क्लियर आपको। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी एक्टेड क्विकली, क्विकली के नीचे अंडरलाइन है, एट द फर्स्ट वार्निंग ऑफ द फ्लड। वी एक्टेड क्विकली एट द फर्स्ट वार्निंग ऑफ द फ्लड। अब इसमें बताना है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। तो वी एक्टेड क्विकली, हमने कैसे एक्ट किया, क्विकली एक्ट किया। तो एक्टेड क्या है यहाँ पे, वर्ब, और वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, एडवर्ब। तो क्विकली क्या होगा, एडवर्ब। द अदर चिल्ड्रेन टुक दियर होम, अदर चिल्ड्रेन टुक दियर होम, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एग्जेक्टिव है? भाई चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन है, अदर उससे पहले आया ये एग्जेक्टिव है, अब इससे पहले आया ये आर्टिकल भी हो सकता है, डिटर्मिनर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि द एक आर्टिकल भी है और एक डिटर्मिनर की तरह यूज भी होता है। तो 18 का जो हो जाएगा वो डी एग्जेक्टिव। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो ये नाउन है। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर, आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर। तो वेल क्या होगा,
एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन। वेल आई डोंट थिंक ओके, तो एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन 20 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं 21 में, शुड वी स्टे इन अ होटल और इन अ यूथ हॉस्टल? शुड वी स्टे इन अ होटल और इन अ यूथ हॉस्टल? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एग्जेक्टिव या कंजंक्शन? तो ये कंजंक्शन लग रहा है मुझे। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कौन सा कंजंक्शन है? और नॉर और फॉर और एंड हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ये हमने आपको बताया है, लेक्चर अपलोड भी किया है कंजंक्शन का, उसमें देख लीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल, दैट्स व्हाई आई हैव taught you. Please check out that video. Okay. Next 22 क्वेश्चन 22 में है हिज फादर इज द चेयरमैन। इसमें क्या बताना है? अंडरलाइन वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अंडरलाइन वर्ड का। हिज फादर इज द चेयरमैन, द अंडरलाइन फ्रेज। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस सेट में ना हर तरीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस सेट लाए उसमें देखिए एक्टिव पैसिव भी पढ़ा है, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एरर तो पढ़ा ही पढ़ा। आज देखिए क्या है, अंडरलाइन वर्ड के थ्रू हमें ये भी पहचान, मतलब ओवरऑल जितने भी टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, प्रैक्टिस सेट हमको बिल्कुल प्रैक्टिस करा ही देता है। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू प्रैक्टिस सेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू गेन नॉलेज, राइट। चलिए, द फादर इज द चेयरमैन, द अंडरलाइन फ्रेज इज हिज फादर इज द चेयरमैन। अब यहाँ पर पहली बात तो ये समझिए कि ये जो हिज फादर है ये तो नाउन हो गया। अब ये इज क्या है? ये बी वर्ब की तरह यूज हुई है इज। बी वर्ब का मतलब होता है कि वही मेन वर्ब हो जाती है और वही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज भी हो गई और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो गई। ठीक है, कह सकते हैं कि एक मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर ये बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद हिज फादर इज द चेयरमैन, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। उसके फादर क्या है? चेयरमैन। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए एक टीचर है, तो हमने कहा ही इज अ टीचर या हिज फादर इज अ टीचर, तो उसके फादर क्या है? टीचर है। तो ये उसका क्या है? ही का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ही का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो 22 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये कॉम्प्लीमेंट ये भी ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट बी वर्ब के बाद आता है। इज जो है टू बी जो है इज वर्ब इज एम और आर, ये टू बी वर्ब है। वॉज और वर्ब भी है इसी में, वॉज और वर्ब भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, विच टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड? कौन सा टेंस यूज होता है कब? फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जिसमें एक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वर्क इज कंटिन्यू, राइट। सिंपल प्रेजेंट क्या है? जैसे कि हैबिट को बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? वर्क हैज कंप्लीटेड, मतलब वर्क कंप्लीट हुए टाइम हो गया। मेरे हिसाब से सिंपल पास्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्या होगा। 23 का इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। वैसे मुझे लग रहा था कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट, अच्छा सिंपल पास्ट क्या होता है कि काम जो है कंप्लीट यस्टरडे कंप्लीट हुआ हो। यहाँ क्या है? एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर यस्टरडे कंप्लीट होता तो सिंपल पास्ट यूज होता। ठीक है, चलिए दिस इज द डिफरेंस। 24 में आते हैं, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। ओके, आई हैव किसमें यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट होता है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस? पजेसिव केस में क्या होता है? आई, मी, माइन, यू। विच इज पजेसिव केस? पजेसिव केस में क्या होता है? यू क्या है? यू
सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, आई, मी और माइन। माइन हमारा क्या हो जाता है, पजेसिव केस। तो 25 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, पजेसिव। अब ये भी समझिए, पजेसिव में भी दो फॉर्म, दो तरीके की फॉर्म होती है। एक होती है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो जब हम कभी जैसे लिख देते हैं योर्स, अब योर्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे योर लिखा तो योर एक प्रोनाउन है, लेकिन योर्स लिख दिया यानी योर्स एक पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरीके से हर्स लिख देते हैं तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और हर तो होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा। हिज लिख देते हैं तो माइन पजेसिव क्या हो गया, माइन क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये अब समझ में आ गया होगा। तो माइन पजेसिव केस में हो गया, माइन किस में हो गया, पजेसिव केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। और ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन में चैप्टर में पर्सनल प्रोनाउन में आपको टेबल जो है वो है। भाई मैं तभी कह रही थी कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। 8 फिगर ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो कहाँ सेट किया गया था। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था ओथेलो, ओथेलो। ओथेलो जो सेट किया गया था वो वेनिस में सेट किया गया था। हैमलेट कहाँ सेट किया गया था, डेनमार्क में। और स्कॉटलैंड में मैकबेथ सेट किया गया था। अब बात आती है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में सेट किया था, गया था किंग लियर। ओल्ड ट्रेन कह सकते हैं, ओल्ड इंग्लैंड किंग लियर सेट किया गया था। और वेनिस में ओथेलो सेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हु हैज बीन रिगार्डेड एज प्रिंस एमंग इंग्लिश एसिस्ट। प्रिंस एमंग किसको कहा जाता था, तो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता था इंग्लिश एसे का प्रिंस। चार्ल्स लैम्ब इज अ शाइनिंग स्टार इन द स्काई ऑफ इंग्लिश एसे, ही इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग इंग्लिश एसिस्ट। ठीक है, इंग्लिश असिस्ट किसको कहा जाता, प्रिंस इंग्लिश असिस्ट कहा जाता था चार्ल्स लैम्ब को। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखी है, तो सोहराब एंड रुस्तम लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने की टेनिशन ने। तो मेरे हिसाब से सोहराब एंड रुस्तम जो लिखी है वो लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, अर्नोल्ड ने। एक एपिसोड है, नरेटिव पोयम है सोहराब एंड रुस्तम, स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम पर बेस्ड है। पब्लिश हुई थी 1853 में बाय मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा। 1853 में सोहराब एंड रुस्तम, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट है, व्हेन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश्ड। तो अनटचेबल पब्लिश हुई थी आई थिंक 1935 में, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है अनटचेबल। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच शेक्सपियरन प्ले डज द फॉलोइंग ऑकर। मतलब कि शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन ऑकर होती है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। मतलब ब्राइट डे कंप्लीट हो चुका और हम फिर डार्क में आ गए। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, हेमलेट, किंग लियर या मेजर फॉर मेजर। तो द ब्राइट डे इज डन and we are for the dark. These line is related to Antony and Cleopatra. ठीक है, ये लाइन किससे ली गई है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ली गई है। एंड दीज प्ले इज रिलेटेड टू रोमन प्ले, किससे रिलेटेड है, रोमन प्ले। और शेक्सपियर के रोमन प्ले का सोर्स क्या था, प्लूटार्क लाइफ। प्लूटार्क लाइफ जो थी वो शेक्सपियर के रोमन प्ले से, रोमन प्ले का सोर्स थी। और ये जो है किंग लियर, ये हॉलिन्स क्रॉनिकल्स जो सोर्स हैं उससे ली गए हैं, हॉलिन्स क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब आता है हेमलेट। हेमलेट ग्रामेटिकस, सेक्सो ग्रामेटिकस से लिया गया है सोर्स। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा बता ही दिया, एक रोमन प्ले है। जूलियस सीजर रोमन प्ले है। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूजन क्या है। एल्यूजन इज, व्हाट इज एल्यूजन, a synonym of reference, a synonym of poetry, and indirect or passing reference to some। तो राइट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। किंग लियर इज अ ग्रेट ट्रेजेडी प्रोड्यूस्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन 1605। इट इज अ एरोमेटिक वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ किंग लियर। हम्म
चलिए नेक्स्ट आते हैं 32। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में टर्म चला था लेक डिस्ट्रिक्ट का, बैठे बैठे कोई भी टर्म इजाद कर देते थे और हम लोगों की ये हेडक बना गए पढ़ने के लिए। ये किससे था लेक डिस्ट्रिक्ट? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से ये टर्म रिलेट करता था। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे और ये 1798 से 1837 तक ये चला था। और किस एज के बाद आई थी रोमांटिसिज्म? तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसकी थी? एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसकी थी? एज ऑफ जॉनसन की, एज ऑफ ड्राइडन किसकी थी? एज ऑफ सेंसिबिलिटी बताइए कमेंट बॉक्स में। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का टाइम पीरियड था 1700 के बाद। 1700 से एज ऑफ पॉप लग गया था, या अगस्तन पीरियड बोलते हैं इसको। नियो क्लासिज्म पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है 1700 से। 1700 से 1745 तक चला और उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी चला 1798 तक। देन आफ्टर दैट 1837 के बाद में विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ पोइट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ रिलेट करते थे। रॉबर्ट साउदी रिलेट करते थे, बताइए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे और वो एसोसिएटेड थे लेक डिस्ट्रिक्ट से। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट उनका जो था वो लेक के किनारे था। और डव कॉटेज, कौन सा कॉटेज? डव कॉटेज में रहते थे, जो कि कहाँ था? उनका जो टाउन एंड होता था वहां पर था ग्रासमेरे में। ठीक है, कहाँ पर था? ग्रासमेरे। तो इनका ध्यान रखिए, डव कॉटेज में स्टार्टिंग में रहते थे, जो कि कहाँ पर था? ग्रासमेरे। एलन बैंक ग्रासमेरे। फिर लास्टली जो है इनका रेजिडेंट हो गया, जब इन्होंने पैसे से कमा लिए तब इन्होंने एक अपना घर खरीदा जिसका नाम इन्होंने रखा रॉयल माउंट। तो ध्यान रखिएगा, डव कॉटेज और रॉयल माउंट, रीडल माउंट जो भी रिलेटेड है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, डव कॉटेज ग्रासमेरे में था और लास्टली वेल नोन रेजिडेंस ऑफ रॉयल माउंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड क्लॉडियस वाज किल्ड बाय। जो काइंड क्लॉडियस था वो किसके द्वारा मारा गया था? क्लॉडियस जो है वो हैमलेट में था। क्लॉडियस हैमलेट का चाचा था। हैमलेट का चाचा था क्लॉडियस। किसके द्वारा मारा गया था? किल्ड बाय हैमलेट। हैमलेट के द्वारा मारा गया था ना। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओल्ड फैमिलियर फेसेस वाज रिटन बाय। ओल्ड फैमिलियर फेसेस किसने लिखी है? ओल्ड फैमिलियर फेसेस रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ही इज नोन फॉर एसेज ऑफ इलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, तो इनको जाना जाता है एसेज ऑफ एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एसेज ऑफ एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये टर्म किससे लिया गया? ये किसने लिखा है? ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। विच ऑफ द रोमांटिक पोइट इज कॉल्ड एन स्केपिस्ट? कौन सा रोमांटिक पोइट स्केपिस्ट कहा जाता है? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैले। तो 35 का आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स इज कॉल्ड द मोस्ट रोमांटिक पोइट ऑफ हिज एरा बिकॉज ही इज द मोस्ट स्केपिस्ट ऑफ देम। हिज वर्क लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड ग्रेट ओड्स, इन्होंने ओड जो है बहुत सारी लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, कॉल्ड इज कावल डाई मैनी टाइम बिफोर डियर डेथ। दीज आर अ वेरी पॉपुलर लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने बताया भी है, पर्सनिफिकेशन है। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। तो these lines have been taken from Tempest, Julius Caesar, Merchant of Venice and Othello, and these lines are related to Julius Caesar, Act Second, Scene Second। किससे ली गई है? Act Second और Scene Second से ये लाइन ली गई है। ध्यान रखिए, कॉल्डिस डाई मैनी टाइम, Act Second, Scene Second जूलियस सीजर से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? The life history of a person written by someone else. No, the life history of a person written by himself. The life history of a person is reflected in his writing. A life history of a person created by painting by himself. तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक लाइफ हिस्ट्री एक पर्सन की जो खुद के द्वारा लिखी जाए उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इजी ऑप्शंस के द्वारा लिखा गया है, बट जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था ना उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे, पढ़कर ही आप कंफ्यूज हो जाओ। इसीलिए प्रैक्टिस सेट करो ना,
तो लैंग्वेज कंफर्म होती है आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफर हो जाती है। आंसर तो ऑटोबायोग्राफी किसको नहीं पता था, और बहुत सारे लोगों का वो क्वेश्चन गलत हुआ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। हु इज द हीरोइन इन द शेक्सपियर द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन थी? तो टेम्पेस्ट की हीरोइन थी मिरांडा, और मिरांडा किसकी बेटी थी? प्रॉस्पेरो की। किसकी बेटी थी? प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो जो है वो, ओह, मिरांडा किसकी बेटी थी? प्रॉस्पेरो की बेटी थी। और प्रॉस्पेरो जो है वो ये जो द टेम्पेस्ट है, तो एक ये जो बरमुडा ट्रायंगल में एक शिपरेक हो गया था ना, उसके बेस पे ये उसके ही सोर्स से लिया गया, बना दिया गया था ये प्ले द टेम्पेस्ट, जो कि इनका क्या कहा जाता है, एक लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट। प्रॉस्पेरो क्या था? एक मैजिशियन था, ठीक है, एक आइलैंड पे मैजिक सीख रहा था, और इसका जो इसमें एक कैलिबन है वो एक एंटागोनिस्ट है प्रॉस्पेरो में, ठीक है। मिरांडा, और मिरांडा किससे प्यार करने लगती है? फर्डिनेंड से, और फर्डिनेंड किसका बेटा होता है? अलोंजो, किंग्स ऑफ नेपल्स अलोंजो होता है उसका बेटा होता है, और प्रेस्पेरो का भाई होता है, उसका नाम क्या होता है? एंटोनी, ठीक है। इतने करेक्टर हैं, तो मिरांडा डॉटर ऑफ प्रेस्पेरो और हीरोइन ऑफ टेम्पेस्ट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होता है। पोर्शिया, पोर्शिया कहाँ किसकी हीरोइन थी? डेस्डीमोना, डेस्डीमोना और निरीसा, ये करेक्टर किसके किसमें बताने हैं आपको। तो पोर्शिया जो करेक्टर है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, और डेस्डीमोना जो करेक्टर है वो किसका है? ओथेलो का। ओथेलो की जो हीरोइन है वो डेस्डीमोना है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, एलिजाबेथन या एगस्टन लिटरेचर? लिटरेचर सॉरी, तो नाम से ही पता चल रहा है रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। रोमांटिसिज्म से कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिए। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म इज अ मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। राइज, राइट, मेन फीचर्स हैं ये एलिजाबेथन एज के, रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म। अब बात आती है होमोनेम। होमोनेम आर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस डिफरेंटली बट हैव द सेम मीनिंग, refer to both the male and female of human species, are spelt similarly but have different meaning, refer to people who live in houses with similar structures, ये दोनों नहीं है बट ए और सी में है, are pronounced differently but have the same meanings, मुझे लगता है spelt similarly but have different meanings। 40 का ऑप्शन सी करेक्ट होता है, मतलब स्पेल्ट सिमिलर करते हैं बट उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। उनका मीनिंग क्या होता है? होमोनैम क्या होते हैं? दैट आर स्पेल्ट सिमिलरली। होमोनैम सिमिलरली स्पेल्ट होते हैं लेकिन उनका मीनिंग बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, उनका मीनिंग क्या होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेल्ट सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग सिमिलर होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, तो उनको बोलते हैं होमोनैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं 41। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म इज वेल नोन वर्ड and concept in academic circle. The word plagiarious in Latin, however, meant a trickster, a cheat, a quack, a swindle, a loafer, a lout, a turner, a plunderer. तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, अ टर्नर, अ प्लंडरर। प्लेगरिज्म इज लेटिन मीन्स होता है प्लेगेरियस। प्लेगरिज्म जो होता है जो थेफ्ट करता है, लिटरेचर थेफ्ट करने वाले को प्लेगरिज्म बोलते हैं। उसका लैटिन वर्ड होता है प्लेगेरियस, और उसका जो मतलब होता है लैटिन वर्ड का, वो होता है मतलब प्लंडरर। प्लंडरर मतलब होता है प्लंडरर। प्लेगेरियस जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है प्लंडरर। चलिए नेक्स्ट है एन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज बीन क्वाइंड बाई। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ये टर्म किसने क्वाइन किया है? लायनल ट्रिलिंग, हेरोल्ड ब्लूम, क्लीन ब्रूक्स या डेरिडा? तो 42 का ऑप्शन करेक्ट होता है बी, हेरोल्ड ब्लूम ने एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, एक टाइप ऑफ लिटरेरी आर्टिसिज्म है established by Harold Bloom in 1973। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस टर्म हेराल्ड ब्लूम ने क्वाइन किया है। नेक्स्ट आते हैं पैराडॉक्स एंड टेंशन और क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय टाटे एंड ब्रूक्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, पाउंड एंड इलियट या जॉनसन एंड पीटर? तो पैराडॉक्स एंड टेंशन ये क्रिटिकल टर्म्स जो हैं
वो किसने ड्राइव किए हैं? टाटे एंड ब्रूक्स ने। पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म प्रमोटेड बाय एलन टाटे एंड क्लीन ब्रूक्स। यानी कि एलन टाटे एंड क्लीन ब्रूक्स के द्वारा पैराडॉक्स और टेंशन टर्म जो है वो क्रिटिकल टर्म्स जो है वो प्रमोट किए गए हैं। ठीक है। इन लिटरेचर पैराडॉक्स इज एनॉमलस juxtaposition of incourageous ideas for the sake of striking exposition and unexpected insight. Tension became a common disruptive and evaluative word in the criticism of 1930 and later. एलन टाटे एंड ब्रूक्स जो है रिलेटेड टू पैराडॉक्स एंड टेंशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच प्ले फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वेयर एलिगोरिकल इन नेचर। में से कौन से फीचर है एक हीरो के हु मस्ट ओवरकम इविल, जो हीरो के मतलब इविल बुराइयों को ओवरकम करते हैं। वेयर एलिगोरिकल इन नेचर, जो एलिगोरिकल नेचर और एलिगोरिकल नेचर में जो होते हैं उनमें मोरालिटी शो की जाती है। उनमें क्या शो की जाती है? मोरालिटी। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले फीचर्स अ हीरो हु मस्ट ओवरकम, बुराइयों को जो है कवर अप करेंगे और एलिगोरिकल नेचर में। देखिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया है। मोरालिटी प्ले हमने पढ़ा है क्या होता है? मोरल लेसन होता है उसमें, बट ये थोड़ा सा घुमा दिया। अगर इसमें आपको कुछ जरा सी कंफ्यूजन होगा आप क्वेश्चन गलत कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये पैसेज है जिसको पढ़ना पड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड 45 से 49 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो द रेनी सीजन हैज रिटर्न एंड द मैन इज बैक एट हिज वर्क। He is Pannalal Patel, the man who has completed 96 years and is still going strong. Okay, ये तो शायद मैंने किया है क्या? हाँ, Pannalal was once a terrorist. Then he turned into a Gandhian. At present, his mission is being Mangal or well-being of his, as he calls it. Comes the rain and Pannalal would release million of young salmons into the river. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने किया हुआ है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 50 से। जॉन मिल्टन इज नोन एज प्यूरिटियन, शॉसेरियन, एलिजाबेथन, नियोक्लासिकल। तो प्यूरिटियन से स्टार्ट हो रहा है। जॉन मिल्टन को प्यूरिटियन कहा जाता है क्योंकि हु बिलीव्ड इन अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। जो किसको बिलीव करते थे? बाइबल के अथॉरिटी को, और अपोज्ड करते थे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक चर्च। ठीक है, तो प्यूरिटियन के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ही बिलीव्ड इन बाइबल। ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च होते थे उनको अपोज करते थे। इंग्लैंड एंड द मोनार्की विच इट वॉज इंटरवेन। ठीक है, चलिए बाइबल को मानते थे जॉन मिल्टन, इसीलिए प्यूरिटियन कहे जाते हैं क्योंकि ये जो है वहाँ उस समय के इंस्टीट्यूशनल है उनको नहीं मानते थे। मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च की तरह जो होते थे। चलिए नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, वेयर वाज मिल्टन बरीड। मिल्टन कहाँ बरीड किए गए थे? इन द चर्च एंड सेंट क्लिल्स क्रिप्लीगेट, एट विस्टर ग्रेवयार्ड, इन स्पान, एट सेंट पीटर्स चर्च। तो इन द चर्च ऑफ सेंट गिल्स क्रिप्लीगेट में जो है मिल्टन बरीड किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, उससे ली गई है ऑल फॉर लव जो कि जॉन ड्राइडन की थी, इन 1677 में आई थी। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीन इज, क्वीन विक्टोरिया का जो रीन पीरियड था वो कब था? वो था मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका होना, बी ऑप्शन 53 का बी, 1837 से 1901 तक इनका क्वीन विक्टोरिया का रीन था, 1837 से 1901 तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 54 पे। द प्यूरिटियंस शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन, प्यूरिटियंस ने जितने भी थिएटर्स थे सब इंग्लैंड में बंद कर दिए थे। इन विच ईयर? 1642, 1640, 1659 या 1616। विच ईयर इज क्लोज द ऑल थिएटर्स? तो 1642 आई थिंक है उसमें क्लोज किए थे।
55 विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लास बिटवीन, विक्टोरियन एज का विटनेस है क्लास बिटवीन, किसके बीच का क्लास, फेथ एंड रीजन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, रोमांटिसिज्म एंड न्यू रोमांटिसिज्म। तो 55 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, फेथ और रीजन। विक्टोरियन एज में किस बात पे क्लेश था, फेथ और रीजन पे क्लेश था। किस बात पे क्लेश था, फेथ और रीजन पे क्लेश था विक्टोरियन एज में। तो फेथ और रीजन पे जो क्लेश था, फेथ और रीजन पे क्लेश था विक्टोरियन एज में। और हमने अभी दो टर्म और पढ़े थे, रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म पढ़ा था, और पढ़ा था आइडियलिज्म, आइडियलिज्म। ये दोनों टर्म जो थे फीचर, मेन फीचर्स थे एलिजाबेथन लिटरेचर टाइम के, एलिजाबेथन एज के। नेक्स्ट है 56, स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोयम ऑफ लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स, 14 लाइन्स। तो 56 का ए ऑप्शन, जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते थे, 3 क्वार्टरेंस होते थे और 2 कपलेट्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेक्सिस रिफर्स टू, लेक्सिस किससे रिफर करते हैं, ऑल वर्ड फॉर्म हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, द हिस्ट्री ऑफ वर्ड, अ स्टडी ऑफ सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेक्सिस किसको रिफर्स किया जाता था, लेक्सिस इज अ टर्म इन लिंग्विस्टिक रेफरिंग टू द वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज। ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑल वर्ड फॉर्म हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। हर शब्द की अपनी फॉर्म होती थी और फॉर्म की अपनी मीनिंग होती थी और उसके ग्रामेटिकल फंक्शंस अपने होते थे, उसी को लेक्सिस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लेक्सिस। लेक्सिकोग्राफी पढ़ी है ना, वही उसी से रिलेटेड है कि हर शब्द के अपने मतलब होते थे और ग्रामेटिकल फंक्शंस अपने होते थे। ठीक है, तो लेक्सिक एक ग्रीक टर्म है, मीनिंग है वर्ड और स्पीच। लेक्सिक क्या है, ग्रीक टर्म, मीनिंग है वर्ड और स्पीच। सो द वर्ड लेक्सिक्स refer to all word form having meaning grammatical function. Which of these play by Shakespeare does not use cross dressing as a device? किस प्ले में शेक्सपियर के क्रॉस ड्रेसिंग, यानी कि जो हम लोग जो इनके प्ले में डिस्गाइज्ड हो जाते थे ना, एक से दूसरा भेस बदल लेते थे, उसको एक टर्म दिया गया क्रॉस ड्रेसिंग। तो किसमें यूज नहीं हुआ, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बलिंग टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो यूज नहीं हुआ है जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर डज नॉट यूज क्रॉस सेलिंग। ट्वेल्थ नाइट में भी यूज हुआ है, एज यू लाइक इट में भी यूज हुआ है, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में और सिम्बलिन में भी। मोस्टली जो सेक्सुअल स्क्रिप्ट हैं उसमें क्रॉस ड्रेसिंग एक डिवाइस है वो यूज की गई है। ठीक है, क्रॉस ड्रेसिंग। नेक्स्ट है 59, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन समर इवनिंग्स, आ vacant in pensive mood, is old age, he company of others। तो बताना है 59 का आंसर बी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ रिमेंबर्स डैफोडिल्स व्हेन फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, तो इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, अब वैकेंट एंड पेंसिव मूड में थे तब रिमेंबर्स डैफोडिल्स, तब अ वैकेंट एंड इन पेंसिव मूड, अ वैकेंट एंड इन पेंसिव मूड। अ ग्लोब थिएटर ओपन इन, ग्लोब थिएटर ओपन कब हुए थे, ग्लोब थिएटर ओपन हुए थे 1599 में, 1599 में ग्लोब थिएटर वॉज open in London associated with Shakespeare and it was built in 1599 by Shakespeare। ठीक है, शेक्सपियर के द्वारा ही ग्लोब थिएटर बनाया गया था। 61 में आते हैं, टुडे देयर इज मोर emphasis obtain expertise and global exposure। टुडे देयर इज अ प्रीपोजिशन पढ़ना, प्रीपोजिशन फिल करना है फॉर द गिवन सेंटेंसेस। टुडे देयर इज अ मोर एम्फेसाइज ऑब्टेन एक्सपर्टाइज एंड ग्लोबल एक्सपोजर। तो इम्फेसाइज के साथ क्या लगेगा, इम्फेसाइज फॉर ऑब्टेन एंड मोस्ट या ऑन, इम्फेसाइज ऑन होना चाहिए, इम्फेसाइज ऑन, पर के अर्थ के बोध कराने के लिए प्रयोग हुआ है इम्फेसाइज ऑन। क्या यूज करेंगे, एम्फेसाइज ऑन वर्ड का यूज करेंगे, किसके लिए, इस सेंटेंस में जो यूज करेंगे वर्ड वो यूज करेंगे एम्फेसाइज ऑन। क्या वर्ड यूज होगा, एम्फेसाइज ऑन वर्ड का यूज होगा।
तो इसमें एम्फेसाइज ऑन होगा। नेक्स्ट है 62, डिड यू अराइव देयर नाइट, डिड यू अराइव देयर नाइट, डिड यू अराइव देयर एट नाइट, क्या तुम वहां नाइट में पहुंची, क्या तुम वहां नाइट पर पहुंची, डिड यू अराइव देयर एट नाइट, डिड यू अराइव देयर थ्रू नाइट, नहीं, डिड यू अराइव देयर इन नाइट, डिड यू अराइव देयर ऑन नाइट। 62 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट का प्रयोग दिए गए वाक्य में क्योंकि एक निश्चय समय बिंदु यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या आवर, दिन या समय, छोटी अवधि की बात करें डाउन, डेब्रेक, नून, नाइट, डार्क के पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या आवर की बात करें या दिन या छोटी सी अवधि की बात करें, नून, नाइट, डार्क, ट्वेलाइट का प्रयोग करें तो एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वी विल सप्लाई द गुड्स रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, वी विल सप्लाई द गुड्स रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, वी विल सप्लाई द गुड्स 63 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वी विल सप्लाई द गुड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। ऑन प्रयोग के लिए वाक्य में उचित है ऑन का प्रयोग होगा, वी विल सप्लाई द गुड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। लेट्स डिसाइड द डेट द नेक्स्ट मीट, लेट्स डिसाइड at, by, for, from, to या on, for, let's decide to the date to the next meet या let's decide। मुझे भी लग रहा है 64 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेट्स डिसाइड ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट वीक, क्योंकि लेट्स डिसाइड ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है। सप्लाई द गुड्स के लिए ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। ठीक है। लेट्स डिसाइड ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आते हैं एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंसेस फिल करना है। आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू मेल, तो आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड a Christmas present that I will send through the mail। ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है 65 का ए ऑप्शन। AICTE is all set to deliver lethal blow to all those institutions that are not following their prescribed norms। The AICTE is all set to deliver a lethal blow, deliver the lethal blow। तो 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है और जो अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल लेगा। नेक्स्ट है 67, तो आपको पता है कि जब हम ए और द आर्टिकल लेते हैं, जब काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो तो उसके पहले ए और एन जो है काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। और दूसरी बार जब चर्चा हो उसी बारे में तो उसके पूर्व द का यूज करते हैं। ठीक है। चलो 66 सी इज expert in vocational and communication skills management for BPO sector। So C is the expert in vocational and communication skills management for a BPO sector। Which option for BPO sector? For an BPO sector 67 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C। C is an expert, right? The BPO sector, ध्यान दीजिए 67 का सी करेक्ट होगा क्योंकि ई क्या है, एक वॉवेल है, देन यूज एन एंड द यूज होगा बीपीओ सेक्टर की बात कर रहा है। ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर कार। ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड the boy made a unreasonable demand। 68 का बी अनरीजनेबल डिमांड है तो एन अनरीजनेबल डिमांड फॉर फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर अ कार। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस। तो इट सीम्स दैट हायर एजुकेशन नाउअडेज इज फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। इट सीम्स
that higher education nowadays आजकल ये जो हायर एजुकेशन है फॉर दोज उनके लिए है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो किसके लिए प्लान्ड हो सकती है, गिवन है, इम्पोज्ड है या मीन्ड है। तो 69 का ऑप्शन बी मीन्ड फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। तो 69 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आते हैं 70 क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। द टीवी प्रोग्राम, ओहो आजकल हो गया है लेक्चर टाइम ऑडियो का, ओके टाइम जो है ये वीडियो का कंप्लीट हो रहा है। चलिए 70 क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे पूरा क्योंकि वीडियो का टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है। द टीवी प्रोग्राम मी फ्रॉम माई वर्क, तो टीवी प्रोग्राम डिस्टर्ब मी, इंटरप्ट्स मी फ्रॉम माई वर्क, डिस्टर्ब होगा, या डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई वर्क, नहीं डिस्टर्ब डाइवर्ट। 70 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। द टीवी प्रोग्राम डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई वर्क। तो 70 का डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है टू टेक somebody attention away from something, टू टेक somebody attention away from something, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से ध्यान हटाना। टू टेक somebody, टू टेक attention, to take somebody's attention away from something। चलिए तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा 125 क्वेश्चंस तक आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ लंबी हो रही है। और ये क्वेश्चंस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। सिलेक्शन के लिए परेशान मत होइए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम देन डेफिनेटली यू विल बी selected, okay? So try it and stay tuned and subscribe my channel, okay? Thank you friends.